नाबार्ड की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपने सुना है कि जॉब बहुत अच्छी है, काफी स्टेबल है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है और सैलरी भी काफी अच्छी है। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या आपकी हालत भी कुछ ऐसी है, बहुत ज्यादा टेंशंस हैं कि कहीं ये एक येट अनदर गवर्नमेंट जॉब ही ना हो, क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर भी पाऊंगी या नहीं, कितना बड़ा सिलेबस होगा, कितना कॉम्पिटिशन होगा, कितना मुश्किल है इस एग्जाम को क्लियर कर पाना, क्या इन सारी टेंशंस, इन सारे डर की वजह से आप भी इस वक्त परेशान हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। ये वीडियो आप ही सबके लिए है। फर्स्ट थिंग, पहला डिस्क्लेमर, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैम तो कोचिंग में काम करती है तो हाँ ही बोलेंगी। जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ जी कर लो नाबार्ड की तैयारी। जी नहीं, इस पूरे वीडियो के अंदर हम बहुत ही एक इन्फॉर्म्ड तरीके से ये देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो इस एग्जाम को आसान बनाती हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं जो इसे आसान बनाते हैं, और अगर ये एग्जाम मुश्किल भी है तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे बताऊंगी कि किन चीजों की वजह से एग्जाम मुश्किल है, कौन सी वो चीजें हैं जो इसे मुश्किल बनाती हैं, ताकि आप जिनको आखिर में ये डिसाइड करना है कि वो इस एग्जाम में अपीयर होना भी चाहते हैं या नहीं, वो एक वेल इन्फॉर्म्ड, एक रैशनल डिसीजन बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं इस जर्नी के अंदर। आपका जो भी डिसीजन होगा उसमें हम आपके साथ हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बट राइट नाउ जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वक्त आपको एक डिकोडेड सिलेबस की, एक कट ऑफ के एनालिसिस की, PYQ एनालिसिस की, इनफैक्ट इन सबसे पहले नाबार्ड कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का काम वहां होता है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस फ्री गाइड बुक में अवेलेबल है। और इस गाइड बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये बात रही, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहली चीज कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को, नॉट जस्ट नाबार्ड, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो एग्जाम कितना मुश्किल है, कितना आसान है, तो 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कंपटीशन लेवल, कि भाई कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है उस एग्जाम में। ठीक है, दूसरी चीज आती है डिफिकल्टी लेवल, कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, कट ऑफ कितनी हाई जाती है। और डिफिकल्टी लेवल का ही एक और पैरामीटर आता है कि कितने स्टेजेस हैं उस एग्जाम के अंदर। अगर ऐसा है कि एक फेज हुआ और सीधा इंटरव्यू हो गया, तो उस तरीके के एग्जाम्स थोड़े आसान होते हैं एज कंपेयर टू एग्जाम्स जहां पे 3 स्टेजेस होती हैं, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेजेस होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। प्लस यहाँ पर इस बात पे भी ये चीज निर्भर करती है कि यहाँ पर जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू स्टेज के कितने मार्क्स हैं, क्योंकि कहीं चाहे हम इस चीज को जितना भी ज्यादा बोले, लेकिन जितने ज्यादा आपके इंटरव्यू की वेटेज होगी उतनी ज्यादा एक लक का फैक्टर आपके एग्जाम में बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये देखनी है। उसके बाद में जो हमें चीज देखनी है वो है कि सिलेबस, इस एग्जाम का सिलेबस कितना ज्यादा वास्ट है। पहली बात, एग्जाम का सिलेबस ठीक से एक्सप्लेन भी है या नहीं है, और अगर एक्सप्लेन्ड है तो वो सिलेबस कितना ज्यादा वास्ट है, उसे कवर करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो हम इन सारे पैरामीटर्स पे आज बात करेंगे कि किस तरीके से इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम नाबार्ड को टफ या इजी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपटीशन की, कि कितना ज्यादा मुश्किल है इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन, कितने लोग अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ 2024 एग्जाम की, तो 2024 में अराउंड 50 वैकेंसीज थी। ये हम सिर्फ जनरल जो पोस्ट्स हैं, जनरलिस्ट जो पोस्ट्स हैं हमारी, उनके बारे में हम यहां बात करें। और इन पोस्ट्स के लिए अराउंड 52,920 पीपल थे जिन्होंने अप्लाई किया था। सिमिलरली अगर हम पिछले सारे ईयर्स में देखते हैं तो जो नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड है, इट इज अराउंड 70,000, 50,000। सो 50,000 से 70,000 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड। बट अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि 2024 का डेटा तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर्स में भी देखें तो अराउंड 40,000, 45,000 स्टूडेंट्स ही होते हैं, 35,000 टू 45,000 जो एक्चुअली इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम से कंपेयर करते हैं, स्पेशली आरबीआई, तो आरबीआई के कंपैरिजन में द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर नाबार्ड एंड हु अपीयर इन द नाबार्ड ग्रेड एग्जाम, इट इज मच लेसर। हाँ, मैं मानती हूं कि वैकेंसीज भी कम होती हैं आरबीआई के कंपैरिजन में, बट अगर आप 2024 को भी देखो तो 2024 में नाबार्ड और आरबीआई में लगभग सेम ही वैकेंसीज थी, बट द नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड इन नाबार्ड वाज मच लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अपीयर्ड इन आरबीआई। ठीक है, दूसरी चीज, हम
कंपटीशन को केवल इन नंबर्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैम एटलीस्ट 35,000 45,000 बच्चा तो पेपर देने जाता है, इवन दैट इज अ ह्यूज कंपटीशन। नो, दैट इज नॉट द कंपटीशन, क्योंकि सारे बच्चे जो पेपर देने जाते हैं वो इस माइंडसेट के साथ नहीं जाते कि उन्हें नाबार्ड क्लियर करना है। उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार चलो हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड भी दे देते हैं, चलो हम आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, हम नाबार्ड भी दे देते हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो डेडिकेटेडली नाबार्ड की तैयारी कर रहे होते हैं और वो तैयारी भी वो बहुत तरीके से कर रहे होते हैं, इस तरीके के एस्पिरेंट्स का नंबर जो होता है वो एक्चुअली बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपका जो मेन कंपटीशन होगा, ट्रस्ट मी, इट इज अमंग दोज 5,000 to 7,000 सीरियस एस्पिरेंट्स। ठीक है, शायद मैं 5-7 हजार भी यहां पर नंबर ज्यादा बोल रही हूं, पर जो हमारा एक्चुअल कंपटीशन होता है वो 5-7 हजार स्टूडेंट्स के बीच में ही होता है, जो सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे होते हैं और जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंट एफर्ट लगाया होता है इस एग्जाम के अंदर। सो दैट वाज अबाउट द कंपटीशन। अब हम आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर कितने स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली बात, 3 स्टेजेस हैं। तो 3 स्टेजेस के बेसिस पे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम उतना ही डिफिकल्ट है जितना बाकी की रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इडाई हो, या फिर वो कोई भी और एग्जाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टेजेस को कंपेयर करते हैं, फेज 1, फेज 2, तो एक यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट निकल कर आता है। पता है वो क्या? अगर आपने फेज 2 की तैयारी कर ली तो आपका फेज 1 अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। यस, अगर आप यहां पर फेज 1 का पैटर्न देखते हैं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ये सारे हैं आपके नॉन मेरिट सेक्शन। और अगर आप मेरिट सेक्शन को देखते हैं, ईएसआई, एआरडी, जीए, तो यहां पर जो फेज 1 के लिए आपको ईएसआई, एआरडी प्रिपेयर करना है, यही ईएसआई, एआरडी का सिलेबस जो है ये आपसे फेज 2 में पूछा जाएगा। तो फेज 1 और फेज 2 यहां पर बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आप फेज 2 का पैटर्न अगर इस वक्त देख रहे हैं तो यहां पे जो पेपर 2 है ईएसआई, एआरडी, वो बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू आर फेज 1। ठीक है, तो ये यहां पर इस पेपर को काफी आसान बना देता है। अगर हम बाकी के और रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कंपेयर करते हैं, आरबीआई हो गया, सेबी है, इडाई है, तो वहां पर फेज 1 के अंदर फेज 2 की चीजें नहीं पूछी जाती है। फेज 1 के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है और फेज 2 के लिए आपको बिल्कुल अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर अगर हम इंटरव्यू को भी देखते हैं, ठीक है, इंटरव्यू की वेटेज यहां पर केवल और केवल 50 मार्क्स है। ठीक है, 250 में से 50 मार्क्स की हमारी यहां पर वेटेज है। ठीक है, 1/5 20% की हमारी वेटेज है, विच इज लेस एज कंपेयर टू दी आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। तो यहां पर ये जो इंटरव्यू की लेस वेटेज है, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है, क्योंकि अगेन कहीं ना कहीं ये जो एक लक फैक्टर है, जो एक रैंडमनेस है, उसको कम कर देती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल का ही एक और पैरामीटर कि कट ऑफ कितनी जाती है इस एग्जाम की। ठीक है, सबसे पहली बात, फेज 1 के अंदर आता है नॉन मेरिट सेक्शन, और स्पेशली अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश काफी ज्यादा वीक है, तो ये एग्जाम आपके लिए एक इजी एग्जाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग के अंदर केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, उससे ज्यादा आपको यहां कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सो आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आप देखते हैं तो रीजनिंग की हाईएस्ट कट ऑफ गई है 3.75। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश को देखते हैं तो आउट ऑफ 30 मार्क्स हाईएस्ट कट ऑफ इज 12.50। कंप्यूटर नॉलेज 5.50, क्वांट 5 मार्क्स आउट ऑफ 20, डिसीजन मेकिंग 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये जो सेक्शनल कट ऑफ है, ये कहीं ना कहीं इस एग्जाम को बहुत आसान बना देती है, क्योंकि इनके लिए आपको एक्सटेंसिवली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी पड़ती जैसे हमें आरबीआई के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इन एरियाज को अगर आप यहां प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और केवल कुछ टॉपिक्स अगर आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप 5-6 टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा हमारे मैं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो भी इस एग्जाम को क्लियर करना, इसको टारगेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो जो ये कट ऑफ का एस्पेक्ट है, जो ये सेक्शनल कट ऑफ का एस्पेक्ट है, वो इस एग्जाम को कहीं ना कहीं आसान बना देता है। दूसरी बात आती है हमारा मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन में हम सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको इतने मार्क्स लाके आपका कोई भला नहीं होने वाला। आपको मार्क्स जो है वो ये स्कोर करने पड़ेंगे मेरिट सेक्शन के अंदर कंबाइंड 46, 41 एंड 53.50। ठीक है, अगेन कट ऑफ अगर आप यहां
देख रहे हैं तो आउट ऑफ 100 लेस देन 50%, लेस देन 55%, ये हमारा यहाँ पर कट ऑफ का मार्जिन रहता है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपके यहाँ 40 मार्क्स की ESI, 40 मार्क्स का ARD और 40 मार्क्स की GA यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल कट ऑफ की, तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर लाइंस पे होती है बाकी के हमारे एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी मेरिट सेक्शन के अंदर जितनी आप किसी और एग्जाम में करोगे, ठीक है। तो ऑल्दो जो नॉन मेरिट सेक्शन है वो इस एग्जाम को आसान बनाता है, लेकिन जो हमारा मेरिट सेक्शन है, जो हमारी ओवरऑल कट ऑफ है, वो बताती है कि चाहे आप इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ी कम मेहनत कर ले, लेकिन जो हमारे मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि बाय आवर गुड फॉर्च्यून जो हमारे फेज 2 में भी पूछे जाते हैं, वहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस की। इस एग्जाम के अंदर एक और जो अच्छी चीज है वो ये कि जो सिलेबस है, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो, स्पेशली द मेरिट सेक्शन, वो काफी ज्यादा डिटेल में गिवन है। जो नोटिफिकेशन आती है उसी में आपको पूरा डिटेल में सिलेबस गिवन है, और जिन एरियाज का सिलेबस नहीं भी गिवन है, जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है, तो वहां पर आपका काम हमने आसान बना दिया है एक डिकोडेड सिलेबस आपको दे करके, जो कि आपको उसी गाइड बुक में मिल जाएगा। पूरा डिकोडेड सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें वहां पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस हमारे पास गिवन है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैम आपने बड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, ये आसान है, ये मुश्किल है, लेकिन पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, कितना आसान या कितने मुश्किल वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। किस लेवल की तैयारी हमें चाहिए होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो चलिए हम इस बारे में अभी बात करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेरिट सेक्शन में आप कोई भी इंपॉर्टेंट 5 to 6 टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए, नॉन मेरिट सेक्शन जो है वो आपके लिए इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इशू बन सकता है वो है फेज 2, ठीक है। अगर आप मेरिट सेक्शन है, आपका जो फेज 2 है उसका सिलेबस सेम है, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके का हमारा सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप क्वेश्चंस देखिए। हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स। ESI के टॉपिक का क्वेश्चन। हाउ एक्सेस टू क्रेडिट इंक्रीजेस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, एक ARD के टॉपिक का क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फिश कल्चर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स इनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, डिस्कस। अगेन हमारा ARD के टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है। Look deep into nature and then you will start to understand everything better. Albert Einstein elaborate. हाँ, ये एक अलग थोड़ा फिलोसॉफिकल नेचर का क्वेश्चन है, जैसा हमें सिविल सर्विसेज में देखने को मिलता है। बट अगर हम बाकी के हमारे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर एसेस को देखते हैं, तो ये एसे कहीं ना कहीं हमारे ARD और ESI के टॉपिक से ही लिंक होता है। तो अगर आपने ESI और ARD ये दोनों को आपने फेज 2 पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर किया है, फॉर्डर मटीरियल बना के प्रिपेयर किया है, थीम्स के अराउंड प्रिपेयर किया है, तो इन एसेस को लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ESI और ARD की, कि ESI और ARD किस लेवल की आती है। तो जैसा कि आपको पता है कि ESI और ARD फेज 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव भी आती है, डिस्क्रिप्टिव भी आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है उन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, कि उन्होंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में यहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्रीज आपको ऑप्शन में गिवन है और उस फॉरेस्ट्री को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां इस सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स जो हमारा एक सिलेबस टॉपिक है, और एलिलोपैथी, हाई ग्रोथ, इन सारे टॉपिक्स, वैसे ये सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स हैं, आते फॉरेस्ट्री में ही है बट अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन सबको कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके के पैराग्राफ बेस्ड, इन डेप्थ और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ARD से हालांकि क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बात बताना चाहूंगी कि इस तरीके के पैराग्राफ बेस्ड, इन डेप्थ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी NABARD के अंदर पूछे जाते हैं, स्पेशली फेज 2 एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये एक काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपको डिफरेंट काइंड के जो सीजन्स हैं वो यहां पर गिवन है, और आपसे ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर सीजन में इनमें से कौन सी क्रॉप उगती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एक मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये एक डुएबल क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा था कि इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट एट द सेम टाइम इन डेप्थ क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमें यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड है, एक एस्टिमेट है उसमें से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बट यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन
क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना डेटा, बिना फैक्ट्स को याद करें, बिना करंट अफेयर्स में जो डिजिट्स गिवन है उनको याद करें आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, नहीं। यहां पर बहुत डेप्थ के अंदर आपको परसेंटेजेस, जो चीजें हैं वो भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो अगेन ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। और यहां पर भी उसी सर्वे के बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अगेन ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इस एग्जाम को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि आपको डेटा जो है, फैक्ट्स जो है वो रोट लर्न करने पड़ेंगे, चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम यहां देखते हैं तो अगेन ये हमारे स्कीम्स के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पर पूछा गया द डैश हैज बीन प्लान्ड बेस्ड ऑन लर्निंग एंड सक्सेस ऑफ डैश व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और अगेन जैसा यूपीएससी में देखा जाता है ओनली वन, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 3, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें नाबार्ड के पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगेन यहां पे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एक नॉर्मल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एसईजेड स्कीम, ठीक है। सिमिलरली अगेन यहां पर अगर आप देखोगे तो एक फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशनल एसईजेड्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का लेवल रहता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, पैराग्राफ बेस्ड, इन डेप्थ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जो एआरडी पार्ट है वो बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। देखिए ये कोई ऐसा बीएससी एग्रीकल्चर लेवल भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोई एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो सिलेबस गिवन है उसको फिर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। वहां पर आप एक बहुत ज्यादा ढीला हाथ लेके तैयारी नहीं कर सकते कि चलो ठीक है हो गया, ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं। उस तरीके की तैयारी में फिर ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली फेज 2 के अंदर, फेज 1 चलो एक बार को तुक्के से हो भी गया, फेज 2 के अंदर आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो वाकई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, वाकई वो मेहनत मांगते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां देखते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर, ये हमारे टॉपिक बिल्कुल हमारे सिलेबस से आया गया टॉपिक है, सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, बस आपको उसको एक थीम बेस्ड स्टडी करनी है, ठीक है। एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको स्टडी करनी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं आप उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में जो भी नॉलेज बेस्ड चीजें हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको उसको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में तो आप जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, व्हाट आर द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैव टेकन टू इंप्रूव द रूरल क्रेडिट। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम, शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ये क्वेश्चंस टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इनके लिए आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो भी टॉपिक्स आप एआरडी के एक स्टैटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, एक नॉलेज बेस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, उन्हीं टॉपिक्स को आपको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उन एक फॉर्डर मटेरियल जो हम जिसे कहते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, ठीक है। हर एक टॉपिक को कि क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो ये सारा मटेरियल जो है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और अगर अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस तो हमने देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट लेट मी टेल यू फेज 2 जो है वो एक्चुअली गेम चेंजर होता है, एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। कैसे डिफिकल्ट होता है आप कट ऑफ को देखिए यहां पर, ठीक है। ये हमारी 2023 की कट ऑफ है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, इट वाज सॉरी नॉट जनरल कैटेगरी बट जनरल स्ट्रीम की जो कट ऑफ थी, इट वाज 128, ठीक है। 128 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। सो लगभग आपको 130 यानी हर एक पेपर के अंदर 65 to 70 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आप कट ऑफ भी क्लियर करेंगे और आप इंटरव्यू को लेकर भी थोड़ा सिक्योर हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 128.50 आ गए तो इंटरव्यू भी निकल जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू में आपके लिए स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग
65 to 70 मार्क्स जो हैं, क्योंकि पेपर 1 जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है वो भी 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है, तो दोनों ही पेपर्स में आपको अराउंड 70 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे, तभी ये कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, ठीक है। आई थिंक कि इसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है, बट लेट मी टेल यू कि ये जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है, इट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, इट इज 31 मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी कट ऑफ है ये। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर मैं बात करूं तो 22.50 आउट ऑफ 50, और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर जो पेपर 1 है इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इट इज 53.25, ठीक है। तो जो हमारी फेज 2 है वहां पर कंपटीशन एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे फेज 1 को क्लियर करके आते हैं वहां पर उनके बीच में काफी अच्छा कंपटीशन होता है, तभी कट ऑफ्स जो है वो इतनी हाई जारी होती हैं, ठीक है। तो फेज 2 के लिए आपको बहुत लग के तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही ये एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमने सारे पैरामीटर्स को देख लिया, कंपटीशन देख लिया, सिलेबस देख लिया, कट ऑफ देख ली, क्वेश्चंस देख लिए, क्या पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। अब फिर से वही सवाल आता है जिससे हमने इस वीडियो को शुरू किया था कि क्या नबार्ड ग्रेड ए वाकई में एक टफ एग्जाम है, क्या आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला जो आंसर है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन रीजंस की वजह से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सुपरफिशियल रीजन की वजह से तैयारी करेंगे, लेट मी टेल यू, ये एग्जाम आपके लिए टफ होगा ही होगा, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना शुरू करेंगे, जब आप डेटास को कलेक्ट करना शुरू करेंगे, जब आप डेटा आंसर्स के लिए जब आप करंट अफेयर्स को याद करना शुरू करेंगे, स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव, परसेंटेजेस, जीडीपी के फॉरकास्ट, जब इन सारी चीजों को आप याद करना शुरू करेंगे, लेट मी टेल यू, ये एग्जाम आपके लिए टफ हो ही जाएगा, ठीक है। आसान चीजें नहीं है डेटा को याद करना, करंट अफेयर्स को याद करना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी शिद्दत से इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप वाकई में शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम बिल्कुल आसान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जो नॉन मेरिट सेक्शन है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फेज 1 और फेज 2 एक साथ प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस एग्जाम को आसान बनाती हैं, कंपटीशन का लेवल यहां पर काफी कम है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सीरियसली मेहनत नहीं कर रहे हैं और केवल विश कर रहे हैं कि यार जॉब बहुत अच्छी है, 1 लाख की सैलरी होगी, ये होगा, ये पर्क्स होंगे, वो पर्क्स होंगे, तो अगर आप सिर्फ इन सुपरफिशियल चीजों के बेसिस पे कर रहे हो, लेट मी टेल यू, 1 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम आपके पसीने छुड़ा देगा, ये एग्जाम आपको टफ लगेगा ही लगेगा। तो जो भी पैरामीटर्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अब आपको अपने स्ट्रेंथ्स देखने हैं, अपने वीकनेसेस देखने हैं। अगर आप एआरडी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये एश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आप एआरडी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं और अगर आप केवल तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, ठीक है, तो एआरडी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एआरडी एक डुएबल पार्ट है इस पेपर का, कोई बीएससी एग्रीकल्चर लेवल, कोई साइंस लेवल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें यहां पर नहीं पूछी जाती हैं। अगर आपको बेसिक चीजें भी आती हैं, ठीक है, अगर आप बेसिक से भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप इस सिलेबस की जो चीजें हैं उनको आप समझ जाओगे, उनको आप कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको एआरडी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप कितनी शिद्दत से इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। नाउ अब अगर पहली बात तो आपको ये फैसला करना है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और इस एग्जाम की तैयारी में अगर आपको कहीं भी हमारी एडुटैप की किसी की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, सो देयर आर डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर नबार्ड, सो यू हैव टू गो टू edutap.in, और वहां पर अगर आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको नबार्ड ग्रेड ए के डेडिकेटेड कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव द सिल्वर कोर्स जहां पर हम फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, गोल्ड कोर्स जहां पर फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, और उसके अलावा यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज भी है। तो इफ यू आर समबडी जो सिर्फ टेस्ट देकर देखना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ा है वो ठीक भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आप केवल टेस्ट सीरीज में एनरोल करके भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और अब यहाँ लास्ट तक आते आते आपके बहुत सारे फियर्स, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे वो आंसर हो गए होंगे। So thank you so much and I wish you all the very best for your preparation.